हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण वर्मा आपका एग्ज़ाम ट्यूटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जियोमेट्री प्रारंभ की है। तो जियोमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों? हमने बेसिक पढ़ लिया। बेसिक के बाद हम प्रारंभ करते हैं ट्रायंगल। बेसिक में दोस्तों हमने पढ़ा है बिंदु, रेखा, रेखाखंड, ठीक है, एंगल। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? त्रिभुज की। ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। तो त्रिभुज क्या होती है? त्रिभुज जो है तीन रेखाखंडों से बंद एक आकृति होती है। रेखाखंड, तीन रेखाखंड होंगे जिससे वो बंद होकर एक आकृति बनेगी। जैसे एक रेखाखंड, दूसरा रेखाखंड, फिर तीसरा रेखाखंड। इन तीनों से बंद एक आकृति को त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज में हम बात कर लेते हैं पहले कौन से त्रिभुज की? हम बात कर लेते हैं न्यूनकोण त्रिभुज की, ठीक है। पहला त्रिभुज क्या है? न्यूनकोण त्रिभुज। तो न्यूनकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो न्यूनकोण त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोण न्यूनकोण होते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज में बोला जाता है दोस्तों कि जो त्रिभुज है उसके तीनों कोण न्यूनकोण है। मतलब जो एंगल है वो लेस देन है 90 डिग्री। यहाँ पे हर कोण 90 डिग्री से कम होगा और तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और जो इसके प्रति हर कोण जो है 90 डिग्री से कम होगा। जितने भी कोण हैं वो सब 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक दोस्तों। इसमें बोला गया है न्यूनकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कोई भी दो कोण हो उनका योग 90 डिग्री जरूर होता है, मगर किन्हीं भी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, से अधिक होगा। 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से अधिक होगा। कोई दो कोण लो, जैसे मान लो θ1, θ2, θ3। तो θ1 प्लस θ2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी 90 डिग्री से, ठीक है। और इसके जो प्रत्येक एंगल होंगे वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए। और न्यूनकोण त्रिभुज में क्या है दोस्तों? जो भुजा होती है, अगर भुजा के हिसाब से देखें इसको, ए भुजा, बी भुजा, सी भुजा, तो भुजा के हिसाब से हम इसको निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है तीसरी भुजा के वर्ग के योग से अधिक होगा। ये न्यूनकोण त्रिभुज में होगा। न्यूनकोण के बाद हम बात कर लेते हैं आगे समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण के बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी? समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है वो समकोण होगा। त्रिभुज का एक कोण, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज बना, ये समकोण है। तो इसमें एक कोण जो है, ये वाला कोण, कोई भी एक कोण वो 90 डिग्री का होगा। और इसमें दो कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। मान लो जब ये 90 होगा, θ1, θ2, ए बी सी, ये भुजा है। तो इसमें क्या होगा? θ1 प्लस θ2 जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और इसमें क्या बोला गया है कि जो तीसरा भुजा है, तीसरी भुजा की जो वैल्यू है वो इन दो भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर होगी, ठीक है। ये आपको समकोण त्रिभुज में याद रखना है कि तीसरी भुजा का वर्ग जो है आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होगा। समकोण त्रिभुज में बोला गया है। अब हम बात कर लेते हैं अधिकोण त्रिभुज।
अधिक कोण त्रिभुज में बात कर लेते हैं। अगला कौन सा त्रिभुज है दोस्तों? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। अधिक कोण त्रिभुज में बोला गया है कि अगर त्रिभुज का कोई एक कोण, जैसे त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण है, अधिक कोण वो होता है जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम। तो वो क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज होता है। अधिक कोण त्रिभुज की बात कर लें दोस्तों, तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज में जो तीसरी भुजा होती है उसका वर्ग जो है वो पहली दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर से अधिक होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज के बाद हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? समबाहु त्रिभुज की, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज में एक अच्छी चीज ये होती है कि इसके एंगल, तीनों एंगल और इसकी भुजाएं तीनों कैसी होती हैं? बराबर। जैसे कि बात करते हैं, अगर इस भुजा की वैल्यू ए है तो ये वाली भुजा भी ये होगी, ये वाली भुजा भी ये होगी। मतलब अगर ये वाली भुजा की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, और इस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। दोस्तों ये आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की वैल्यू 60 डिग्री होती है और भुजाएं जो होती है सब सभी बराबर होती है। अब समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में हम मान लो इसका एरिया निकालना हमने को और इसकी ऊंचाई। हमने एक लंब डाला, लंब जो है इसको दो भागों में डिवाइड कर देता है। तो ये पार्ट हो गया a/2, ये वाला पार्ट हो गया a/2, ये हो गई ऊंचाई और ये हो गया a। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगा, आपने पढ़े होंगे बचपन में। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की बात कर लें तो इसमें क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो दोस्तों हमने क्या बोला? a² बराबर h² प्लस a/2 का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको h का वैल्यू निकल जाता है। h का वैल्यू कितना है दोस्तों? √3/2 इंटू a। यहाँ से हमको h मतलब इसका हाइट पता चल जाता है। ऊंचाई हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब आगे हम बात करते हैं एरिया की। ठीक है, ये तो हमको इसकी ऊंचाई पता चल गई कितनी है, √3/2 इंटू a, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब आगे हम बात कर लें दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा आगे। अब हम आगे बात करते हैं एरिया।
मतलब है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या होता है 1/2 लब इंटू आधार है ना, लंब इंटू आधार। तो इसका लंब कितना था h था और इसका आधार कितना था a था। h अब भी निकाला अपन ने कितना 1/2 इंटू √3/2 इंटू a। मतलब इसका जो एरिया हो गया, एरिया कितना हो गया √3/4 इंटू a स्क्वायर। दोस्तों ये एरिया आपको याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का एरिया, इसको भूलिएगा नहीं। √3/4 इंटू a स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है। समबाहु के बाद हम आगे बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। ठीक है दोस्तों, समबाहु के बाद हम आगे बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। अगला कौन सा त्रिभुज है हमारा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं या दो कोण बराबर हो। कितनी? दो भुजाएं या दो कोण। जैसे हमने ये बनाया है, एक त्रिभुज बनाया है जिसकी दो भुजाएं और दो कोण बराबर हो। अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा भी हम ए कह सकते हैं। जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसके सामने का एक कोण और इसके सामने का एक कोण आपस में बराबर होंगे, और इसको हमने नाम दे दिया बी। समद्विबाहु त्रिभुज पर भी अगर एक लंब डाल दिया जाए तो ये भी इसको दो भागों में विभाजित करता है, b/2 और b/2। ठीक है, अगर हम यहाँ भी इस लंब की ऊंचाई निकाले समद्विबाहु त्रिभुज में तो क्या हो गया? फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, a² + s² + b² b/2 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करो, a² बराबर h² + b²/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पक्षांतर कर दो, h² बराबर b²/4 माइनस कितना हो गया h पक्षांतर हो गया a² माइनस b²/4। तो h² बराबर कितना हो गया 4a² माइनस b² / 4। तो यहाँ पे हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h बराबर अंडर रूट में 4a² माइनस b² टोटल रखे। तो ये हमारा यहाँ पे इसका समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई आ गया। अब हम दोस्तों इसकी एरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने क्या लिखा है? यहाँ पे पाइथागोरस लगाएं, पाइथागोरस लगा, खंड का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ h की वैल्यू हमारी क्या आ गई? √4a² माइनस b² / 2। जब अपना h निकल गया तो हमारे पास एक एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है, देखते हैं क्या। एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका? b, और हाइट कितना है? √4a² माइनस b² / 2। तो यहाँ पे एरिया पूरा निकाल लिया मैंने। कितना हो गया एरिया? कितना हो गया b/4 इंटू
4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया है। इससे अगर हमको भुजा पता है तो हम उससे ऊंचाई और उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसके संयुक्त कोण जो है वो भी बराबर होंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके बाद समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज भी तो हमने बात कर लिए थे, बस समकोण त्रिभुज में हमको पता करना था कि उसमें एरिया निकालते हैं तो कैसा एरिया समकोण त्रिभुज का। ये समकोण त्रिभुज है, ये बेस है, इसको हम बी बोल दिए और ये हाइट है, इसको हमने एच बोल दिया। तो इसका जो एरिया हो गया कितना हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच। बस दोस्तों इतना ही था समकोण त्रिभुज। अब आगे हम बात करते हैं सर्वांग समता और समरूपता के बारे में। क्या होती है सर्वांग समता और समरूपता, देखते हैं। ठीक है, समरूपता के बारे में बात करते हैं। सर्वांग समता और समरूपता क्या होती है। ठीक है, और देखते हैं हम आगे क्या है सर्वांग समता और समरूपता। सर्वांग समता और समरूपता। समरूपता में क्या होता है, समरूपता मतलब सिमेट्री। इसमें एंगल जो होते हैं सभी एंगल को बराबर होते हैं तीनों भुजाओं के। जैसे कोई त्रिभुज बना, ये दो त्रिभुज बना लिए अपन ने। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये जो एंगल होंगे इसके एंगल और इसके एंगल वो समान होंगे। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा, ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा, ये θ3 है ये वाला एंगल तो ये भी θ3 होगा। मतलब सर्वांग सम को कैसे दर्शाएंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के। अगर सर्वांग सम है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इस भुजा के अनुपात में ये वाली भुजा क्या हो गया बी, इस भुजा के अनुपात में बी सी के अनुपात में ये वाली भुजा ई एफ, इस भुजा के अनुपात में ये वाली भुजा कौन सी बी एफ। सर्वांग सम में ये कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं सर्वांग सम और समरूपता में। अगर त्रिभुज एबीसी का परिमाप और त्रिभुज डीईएफ का परिमाप का अनुपात निकालना हो तो क्या होता है। अगर उसमें बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप का अनुपात त्रिभुज डीईएफ के अनुपात की बात कर लेते हैं। हम आगे इसको थोड़ा साफ कर दें या फिर आगे बढ़ाना है। बोल दिया, क्या बोला है, अगर त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का जो परिमाप है उसका अनुपात, इसका अनुपात बराबर त्रिभुज बी ई एफ का परिमाप, इसकी बात कर ले तो ये किसके बराबर होता है, ये जो होता है इनकी जो संगत भुजाएं होती है उसके अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाएं क्या है, ए बी के बटे डी, डी सी के बटे ई एफ और ए सी के बटे डी एफ।
ये अपने को परिमाप निकल जाएगा। अगर हमको बोल दिया कि ए बी सी का परिमाप, मतलब यहाँ भुजा दियो ए बी सी डी ई और एफ, तो हम ए बी सी का परिमाप मतलब यहाँ काउंट कर लेंगे ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है। परिमाप मतलब उसकी चारों ओर का 1 2 3 तीनों का जोड़ क्या होगा, परिमाप होगा। तीनों भुजाओं का योग जो है वो उसका परिमाप है। चाहे आप इसकी बात करो तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग और इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है ना, वो परिमाप कहलाएगा। त्रिभुज ए बी सी क्या कह लेते, ए बी ए प्लस बी प्लस सी अनुपात डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू ए बी बटे बी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। दोस्तों यहाँ से अगर किसी की वैल्यू हमको पता है, मान लो हमको इसका परिमाप पता है और बोला है ए बी सी का परिमाप दिया है और डी एफ का परिमाप हमको निकालना है, ठीक है दोस्तों। और हमको यहाँ वैल्यू दी है, ए बी की वैल्यू दी है और बी सी की वैल्यू दी है और यहाँ पे डी ई की वैल्यू दी है और यहाँ ई एफ की वैल्यू दी है, तो हम उससे इस त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं उसको इक्वल करके। दोस्तों ये परिमाप है। और इसके बाद अगर हमको एरिया निकालना है इन त्रिभुजों का, तो वो क्या होता है, तो त्रिभुजों का एरिया निकालना है तो बस थोड़ा सा अंतर है। त्रिभुज का जो एरिया निकालना है तो क्या होता है, सिर्फ इनकी भुजाओं का वर्ग कर दो। दोस्तों यहाँ इनका त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकल जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का एरिया डिवाइड बाय त्रिभुज डी एफ का एरिया कितना हो गया, ए बी बटे डी का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर। दोस्तों सिर्फ स्क्वायर करना है हमको उनकी भुजाओं का और उसके बाद हम उसका ए बी सी का एरिया निकाल सकते हैं। ये तो हो गया अपना परिमाप और एरिया निकालना कि उसके थ्रू हम भुजाओं के थ्रू कैसे हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कब, जब वो समरूप हो, उस केस में जब त्रिभुज समरूप हो, ठीक है। ए बी सी समरूप है बी एफ। अब हम बात करते हैं थेल्स प्रमेय की। नहीं, उसके बाद एक और है, क्या है देखो, तीसरा था। अब हम आगे बात करते हैं। एक बोला गया है कि एक त्रिभुज ऐसा है, इसमें बोला गया है त्रिभुज में बोला गया है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को जब एक भुजा काटती है तो वह जो एक दूसरी भुजा काटती है, त्रिभुज की दो भुजाओं को जब एक दूसरी भुजा काटती है तो वो जो काटने वाली जो रेखा होगी वो त्रिभुज की तीसरी रेखा के समानांतर होगी। जैसे ए बी सी, इसको डी ए ने छेद किया, काटा, तो जो डी ए होगी वो पैरेलल होगी बी सी के। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, वो सेम एंगल यहाँ पे भी बनेगा क्योंकि बेस समान है, पैरेलल है। हम पहले भी बता चुके हैं पैरेलल होता है तो क्या होता है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे बनेगा अल्फा तो यहाँ पे भी अल्फा बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज इसके ए डी ई के, कह सकते हो। जब ऐसा है तो अगर हम इसको ऐसा बना लें ए बी सी ए डी, मतलब यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा है, यहाँ अल्फा है तो ये भी अल्फा है और ये दोनों का कॉमन पॉइंट तो बराबर ही है बीटा, ठीक है बीटा। अगर यहाँ पे भी सर्वांग सम की बात कर ले तो क्या होता है, भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। ए बी बटे ए डी, बी सी बटे डी, ए सी बटे
ए। दोस्तों हमने इस पूरे त्रिभुज को दो अलग अलग त्रिभुज में तोड़ दिया। पहला पार्ट हमने ये वाला लिया एबीसी का, और दूसरा हमने एडीई लिया, क्योंकि इन दोनों का जो बेस है वो पैरेलल है। पैरेलल बेस होने के कारण एंगल भी सेम बनेगा, इस कारण से हमने उसको अलग भाग में कर दिया। ये होगा हमारा अगला क्वेश्चन कि भैया अगर किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक तीसरी भुजा काटती है, मध्य में उनके मध्य बिंदु पे काटती है, तो वो जो तीसरी भुजा होगी, जो रेखा काटेगी उन दो भुजाओं को, वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी, और समानांतर होगी तो वो समरूप होगी आगे। ठीक है, अब हम यहाँ हमने बात कर ली, ऐसा होगा। अब हम आगे बात करते हैं थेल्स प्रमेय की। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? दोस्तों थेल्स प्रमेय में भी वैसे ही है सेम, मतलब दो भुजाओं की तीसरी एक भुजा काटती है तो वो इसके तीसरी भुजा के त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। ए बी सी डी और ई। थेल्स प्रमेय में बस थोड़ा सा अंतर होता है। क्या देखो, थेल्स प्रमेय में इसमें भी क्या होता है, डी जो है पैरेलल है बीसी के। बस थेल्स प्रमेय ऐसा होता है, पहला पॉइंट देख लेते हैं थेल्स प्रमेय का। पहला पॉइंट क्या है, ए बी बटे डी बी। इसमें जहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, अलग करता है, उसको अलग पार्टीशन करता है, उसके नीचे वाला भी उसको ले लेते हैं, अपन काउंट कर लेते हैं उसकी भुजाओं में, ए डी बटे डी बी। इसी प्रकार ए ई बटे ई सी, ए डी बटे डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बटे ई सी के। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं क्या, ए डी बटे इसके बटे में ए पूरा कितना ए बी। उसी प्रकार ए ई के बटे में ए पूरा ए सी। ये होता है थेल्स प्रमेय। इससे हम भुजाएं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, तो आज हम यही टॉपिक खत्म करते हैं ट्रायंगल में। दोस्तों कल अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करना, और प्लीज़ बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।